Okay, so it's our the new class regarding the constitutional law of India. Till now we cover the till article 24 I think, yeah. अब तक हमने आर्टिकल 24 तक अपने दो फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टुडे राइट टू रिलीजन एंड सेकुलरिज्म. थोड़ा सा सेकुलर, हाँ क्या चीज़ बताइए. हाँ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वो भी रहता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. पहले राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन डिस्कस कर लेते हैं. सो टू आर्टिकल्स आर डील विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24. 23 सिंपली इज अबाउट दैट इट completely prohibit the trafficking of human being and forced labor. You can never be forced to someone to doing something, whatever be the act. यहाँ पे जो वर्ड फोर्सफुल लेबर है उससे कोई हमेशा यही नहीं होगा कि पेफुल वर्क आपके लिए फोर्सफुल लेबर में रहेगा, कि मैंने किसी को फोर्सफुली काम कराया जिसके लिए मुझे पे करना था, फिर भी मैंने उसे पे नहीं कराया, या फिर पे तो करा लेकिन फोर्सफुली काम कराया. नॉट ओनली विद दैट, एनी वर्क जो कोई मॉरल ड्यूटी हो चाहे कोई लीगल ड्यूटी हो, अगर मैं किसी से फोर्सफुली करा रहा हूँ दैट आर कम अंडर द आर्टिकल ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. मैं किसी की स्किल यूज़ कर रहा हूँ, किसी का एक्ट यूज़ कर रहा हूँ, किसी की थॉट प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ, किसी का वर्क यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन. किसी की कोई आर्ट एंड कल्चर है, मैंने वो अपने नाम से यूज़ कर लिया, उसे फोर्सफुली उससे मना कर दिया कि मेरे लिए आप कोई पेंटिंग बनाइए, कोई चीज़ बनाइए. सो दैट इज़ कम्प्लीटली कम विद द क्राइटेरिया ऑफ द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, एंड एवरी वन इज़ कम्प्लीटली प्रोहिबिटिंग रिगार्डिंग दैट थिंग्स. ट्रैफिकिंग, हमने ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग रही, स्लेवरी रही, प्रोस्टिट्यूशंस रहा, ऑल थिंग्स, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आर कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन. इसके अलावा ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न तो है ही, हमने काफ़ी स्टेच्यूट्स बनाए, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया, और फीमेल वुमेंस के रिगार्डिंग ट्रैफिकिंग लीगल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया. सो मैनी एक्ट वी आल्सो बी कंक्लूड टू बी मेक दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मोर इफेक्टिव. गेट इट. नाउ द सेकेंड थिंग इज अबाउट द, अच्छा वन थिंग इज आर्टिकल 23 सब क्लॉज 2, एक एक्सेप्शन इसमें ये भी है कि कोई ऐसी सर्विसेज जो कंपलसरी सर्विसेज में आ रही है, कोई गवर्नमेंट अगर मेक अ स्पेशल रूल रिगार्डिंग द कंपलसरी सर्विसेज, देन ही कैन बी फोर्स्ड एनी पर्सन टू डूइंग दैट थिंग विदाउट मेकिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट. अगर कोई ऐसी सर्विस है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कंपल्सरी रूल लगा रखा है तो वो सर्विस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. उस सर्विस के कंपल्सन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कास्ट रिलीजन से बिलोंग करते हैं. यू विल बी, that law will be apply on a basis of the equality. is simply like example like that, the person is the armed forces, अगर कोई आर्म फोर्सेस का बंदा है और इवन द पर्सन गेट रिटायर्ड, और जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो रिटायर्ड पर्सन को भी दोबारा से आर्मी ज्वाइन करने के लिए कंपेल करा जा सकता है. दैट विल नॉट बी कम अंडर द क्राइटेरिया ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब है. गेट इट. तो वो रिक्वायरमेंट ऑफ द थिंग्स है कि वो मैंडेटरी है, और जब आपने वो ज्वाइन करा, स्टार्ट करा, तभी ये कंपलसरी सर थिंग्स आपके साथ ऐड कर दी गई. ना यू कैन नॉट बी डिनाई दैट कि जी मैं तो मन नहीं करा, या फिर आर्मी बंदा ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ वार वो डिनाई करने लगे जी मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा. सो दैट विल नॉट बी अलाउड. यू हैव टू बी गो एंड फाइट अगेंस्ट द एनिमीज. ठीक. तो दैट इज विद द फर्स्ट आर्टिकल इन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, and second article is deal with the simply with the prohibition of the employment of the children. Here the word children are deal with the child who is the below 40. जो कोई भी जो भी कोई बच्चा बिलो 40 ईयर्स एज से है, वी कैन नॉट बी एम्प्लॉयड हिम एनी टाइप ऑफ फैक्ट्री, माइन एंड एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. किसी भी चीज़ में हम उसे नहीं रख सकते. कोई फैक्ट्री वर्क है, कोई माइन का वर्क है, या फिर कोई हजार्डियस सब्सटेंस से कोई इंगेज्ड वर्क है. इवन इन वी कैन नॉट बी एम्प्लॉय दिस चाइल्ड इन द शॉप एंड एनी अदर एक्टिविटीज़, एनी वर्किंग एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम पैसे के लिए उस बच्चे से काम करा रहे हैं.
एक दूसरा लॉजिक इसके लिए ये भी है कि हमने अभी रिसेंटली आर्टिकल 21A में पढ़ा कि द चाइल्ड फिर फ्रॉम 6 to 14 हैव द राइट ऑफ द कंपलसरी एजुकेशन। एक तरफ तो हम बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन का राइट दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसे हम वर्किंग क्राइटेरियाज में इंगेज कर रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर द सेम चाइल्ड इन द सेम टाइम। एक सेम एज क्राइटेरिया में या तो वो पढ़ेगा या वो काम करेगा। सो दैट्स वाई वी सेड वी हैव टू बी सेंड द चाइल्ड ओनली टू स्कूल, नॉट फॉर द वर्क। That is the right against the exploitation in the article 23 and 24. Now we come with the right to freedom of religion. Freedom of religion and word secular. थोड़ा सा सेकुलर समझेंगे पहले कि द वर्ड सेकुलर नेवर बी न्यू फॉर इंडिया। इंडिया के लिए नया वर्ड नहीं था। और थोड़ी सी जो बात है सेकुलर की, दो तरीके के सेकुलर होते हैं। सेकुलर जो कंसेप्ट आया वो वेस्टर्न सोसाइटी से आया, और वेस्टर्न जो सेकुलरिज्म वर्ड आया उनका मतलब वो सेकुलरिज्म नहीं था जो इंडिया में इंटरप्रिटेट हम करते हैं। वेस्टर्न सेकुलरिज्म सिंपली इज अबाउट दैट कि रिलीजन कैन नेवर बी इंटरफेयर इन द एक्टिविटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग चीज़ों में चलेंगे, और रिलीजियस एक्टिविटी जो है, रिलीजियस आइडियोलॉजी है जो है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इफेक्ट नहीं करेगी, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। एक टाइम था यूरोपियन समुदाय में, यूरोपियन कम्युनिटी में, कि जब रिलीजन बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हो रहा था एडमिनिस्ट्रेशन से, डार्क एज पीरियड जिसे हम कहते हैं यूरोप का, तो वहाँ पे रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन आर बिकम द कलेक्टिवली वर्क टुगेदर। तो सारे लोग हमेशा जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दे ऑलवेज ओनली द क्राइटेरिया ऑफ द रिलीजन। और सारा राजशाही शासन चर्चों और पादरियों के अधीन हो गया, तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, और बहुत ज़्यादा लोग ऑर्थोडॉक्स टाइप बिहेव करने लगे। On that type of situation, to come out for that type of situation, we are give the concept of the secular, and we said that the religion and administration are the two different things. That thing coined the word of secular. In India we have the different thing. India we already have the different religion and different prospect of the administration. We are treating the secular as a respect of every religion. Respect of religion. या फिर मैं कहूँ no religion of a state. कि स्टेट का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रिलीजन नहीं होगा। हम किसी स्पेशल रिलीजन को प्रायोरिटी ट्रीट नहीं करेंगे, प्रिविलेज नहीं देंगे। वी रिस्पेक्ट द एवरी रिलीजन इक्वली, वी गिव द स्टेटस ऑफ इक्वलिटी विद द एवरी रिलीजन। वी हैव गिव द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। कंसाइंस मीन्स द वर्ड कंसाइंस डील विद द थॉट। Like we have the article 19, everyone has the right to freely right of the speech and expression and thought freely। तो सबका अपना राइट है कि वो किसी भी रिलीजन की थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकता है। We can practice any rituals and the custom whatever they want to be do. We can propagate any practice of our religion, promote। हम किसी भी रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं। एंड वी कैन डिक्लेयर टू आवर सेल्फ विद एनी रिलीजन। बाय वर्ड प्रोफेस वी मीन दैट वी कैन डिक्लेयर आवर सेल्फ दैट आई एम बिलोंग टू दैट रिलीजन। देयर इज अ कंप्लीट, यू कैन मेक दैट रिलीजन विद योर आइडेंटिटी। देयर इज अ नो एनी प्रोविजन रिगार्डिंग दैट कि यू कैन नॉट बी ट्रीट द रिलीजन विद योर आइडेंटिटी। आप अपने रिलीजन को अपनी आइडेंटिटी मार्क करवा सकते हैं, आप उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, आप उस रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, आप उसकी थॉट प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। यू आर कंप्लीटली फ्री दैट, एंड नो वन विल बी रेस्ट्रिक्ट यू। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर विद दैट कि वी हैव टू बी कम अंडर द लिमिटेशन ऑफ द पब्लिक मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड गुड कंसाइंस। The general limitation with the right of the secularism is that we have to be limited with the concept of the public order, morality and health। हमारा कोई भी रिलीजन या रिचुअल्स इस तरीके से ना हो जो पब्लिक ऑर्डर्स को, मॉरलिटी को और हेल्थ को इफेक्ट करे। यहाँ पे अब कंसेप्ट आता है रिलीजियस प्रोस्पेक्टस का। देखना है थोड़ा सा ये चीज़ समझना, चाहे वो सबरीमाला का केस हो, चाहे वो भूरीनाथ का केस हो, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का केस हो, तो हमेशा से कन्फ्लिक्ट रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और रूलर्स
कितने हद तक हमारे राइट्स टू रिलीजन को इन्फ्रिंज कर सकते हैं या फिर इंटरफेयर कर सकते हैं हमारी रिलीजियस एक्टिविटी में। तो कोर्ट ने सबरीमाला केस में भी बड़े अच्छी तरह से क्लियर कहा, और भूरीनाथ वर्सेस JNK के केस में बड़े क्लियर कहा कि भाई देयर इज अ टू स्पेयर्स। ये तो ये है कि कंप्लीटली रिलीजियस एक्टिविटी, ठीक है, और एक आउटर स्पेस है कोलेट्रल एक्टिविटी। अब क्या सीन है कि जो कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी है उससे स्टेट इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, जो उसके साथ जो कोलेट्रल में चल रही है दैट कैन बी इन्फ्रिंज। नाउ द क्वेश्चन इज रेड, हाउ कैन बी रेक्टिफाई द, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी एंड व्हाट इज द कोलेट्रल। तो कोर्ट इज वेरी क्लियर विद दैट कि वो एक्टिविटी जिससे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को इफेक्ट पहुंचे, जिससे आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी इफेक्ट हो, दैट इज द कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी। जैसे कि अगर कोई एक्टिविटी या रिचुअल्स करने से ऐसा होता है कि हमारा हिंदुज़म ही खत्म हो जाता है, या फिर हमारी जो हिंदू आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडेंटिटी है, उस पर असर पड़ता है, तो वो तो कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी है, उसे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। उसके साथ अगर कोई कोलेट्रल एक्टिविटी है जो नॉट दैट एज मच मीन्स है, जो टाइम के साथ क्रिएट हो रही है, जो कि बड़ा कस्टम भी नहीं है, बड़ा रिचुअल भी नहीं है, दैट कैन बी इन दैट टाइम, इन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी कोर्ट कैन द इंटरफेयर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन कैन मेक अ इंटरफेयर। सिंपली लाइक दैट द दिवाली सेलिब्रेट करना हमारी कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी है। अगर हम दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे तो हमारी हिंदू आइडेंटिटी को इफेक्ट होगा कि व्हाट काइंड ऑफ हिंदू वी आर हु डिडंट सेलिब्रेट द दिवाली। बट द दिवाली में पटाखे चलाना वो कोलेट्रल एक्टिविटी है, वो मेरी कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ना किसी रिचुअल्स का वो पार्ट है, तो वो कोलेट्रल एक्टिविटी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट कैन इंटरफेयर विद द सेलिब्रेशंस ऑफ द क्रैकर, बट दे कैन नॉट बी इंटरफेयर विद द सेलिब्रेशन ऑफ द दिवाली। राम मंदिर जजमेंट में कोर्ट आस्क्ड टू द मोहम्मडन्स कि इज देयर द मस्जिद इज अ एसेंशियल आइडेंटिटी ऑफ द इस्लाम। मस्जिद क्या है? मस्जिद इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, और वहाँ पे नमाज पढ़ने की बस एक जगह है, स्पेसिफाइड प्लेस है। ये नहीं है कि वहाँ कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है या फिर कोई स्टैचू है जिसको हमें वर्शिप करनी है। और इस्लाम में हमेशा लिखा हुआ है कि मस्जिद कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, नॉट अ बिग डील विद दैट। तो उन्होंने कहा कि ना तो मस्जिद आपकी आइडेंटिटी से रिलेट करती है और ना ही मस्जिद के लिए कि कोई रिजिड प्रोविजंस है, तो इट्स मीन्स द मस्जिद होना या ना होना नेवर बी अफेक्ट द इस्लाम, इट्स जस्ट गिव अ प्लेस ऑफ वर्शिप। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है, बट आई डेंट हैव दैट टाइप ऑफ मीन। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर दैट कि नमाज पढ़ना इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग है, चाहे वो कहीं पढ़ी जाए। अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, अल्लाह और सारा प्लेस ही अल्लाह का है। तो मस्जिद एक स्पेसिफाइड रिनाउंड प्लेस है जहाँ पे जो अनाउंसमेंट वगैरह के लिए आपको मदद करते हैं कि भाई अनाउंस हो रही है, नमाज का टाइम हो गया, इस चीज़ के लिए। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी मस्जिद में ही नमाज होगी तभी वो फ्रूटफुल होगी, ठीक। तो मस्जिद नेवर बी द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द इस्लाम, दैट वाई दे रिप्लेस इट, ठीक है। Same type of concept are come in a court in a case of, write down the name of case. I will be provide the list to you also. भूरीनाथ वर्सेस J&K। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक केस आया और काफ़ी लंबा इसमें स्ट्रगल चला कि भाई वैष्णो देवी में जो परिवार है जिनके अंदर वो वैष्णो देवी का मंदिर ट्रस्ट आता है, वो कैसे उसको डील करेगा, कौन उसकी पूजा करेगा। तो उसमें बड़ी लड़ाई झगड़े होने लगे, कोर्ट में कई बार मैटर जाने लगा। अब परिवार बढ़ चुका था, काफ़ी भाई चाचा ताऊ इकट्ठे हो चुके थे, कभी कोई मांग रहा है राइट, और जिसको वो राइट मिले वहाँ पे वर्शिप करने का, वो इट्स अ प्लेस ऑफ वेल्थ, अच्छा पैसा मिलता था वहाँ। तब वहाँ पे कोर्ट ने कस्टम क्रिएट करा, कोर्ट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके एक पूरा प्रोसीजर बनाया कि भाई ऐसे ऐसे इलेक्ट हुआ करेगा, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और ये बंदा जो सेलेक्ट होगा वो उसमें वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का उस टाइम पे हेड बनेगा, अगले साल फिर कोई और हेड बनेगा, वही कोई और हेड बनेगा। वहाँ पे फिर केस गया कि भाई क्या कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन हैव द पावर टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस एक्टिविटी। इन दैट केस द कोर्ट क्लियर दैट worship of the Vaishno Devi temple, it's the religious part, and who will do the worship, who will maintain that the temple, it's not a religious activity। maintenance religious activity नहीं है, worship करना religious activity है।
ठीक है, तो वहाँ पे फिर भूरीनाथ वर्सेस JNK के केस में कोर्ट ने ये बात क्लियर करी। गेट इट। इसके अलावा हमारे पास एक अफजल वाला केस आता है, अफजल अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जहाँ पे हमने काफ़ी आपने टाइम में सुना होगा, जो लाउड स्पीकर का जो मैटर आता है, मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर अजान की जो बात आती है, वहाँ पे भी कोर्ट ने बड़ा क्लियर कहा कि भाई लाउड स्पीकर होना एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ही नहीं, और नॉइस क्रिएट कर रहा है अलग से, सब्जेक्ट ऑफ न्यूसेंस है, तो वाई यू यूज दैट इन कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी केसेस में कोर्ट बड़ा क्लियर था कि जो कंप्लीट रिलीजियस एक्टिविटी है उसे आप टच नहीं कर सकते, कोलेट्रल एक्टिविटीज़ को आप टच कर सकते हैं, जो रिलीजियस की कोलेट्रल पार्ट है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं है, जो आपकी आइडेंटिटी को इफेक्ट नहीं कर रहे, आपके रिलीजन्स को इफेक्ट नहीं कर रहे। गेट इट? ओके, नाउ वी कम विद द आर्टिकल 26। आर्टिकल 26, सॉरी, आर्टिकल 26 इज somehow गिव द राइट टू हाउ टू मेंटेन योर रिलीजन्स, कि आप अपने रिलीजन्स को कैसे आगे मैनेज करेंगे, प्रमोट करेंगे और उसको आगे चेरिसेबल तरीके से बढ़ाएंगे। तो आपके पास राइट है कि यू कैन मेंटेन द इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द रिलीजियस पर्पस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, अपने मैटर को खुद, अपने रिलीजियस मैटर की इंटरनल एक्टिविटीज़ को खुद उसको मेंटेन कर सकते हैं, मूवल इमूवल प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं, और जो सारी चीज़ होंगी एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा उस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग विद द लॉ दैट यू कैन आल्सो बी डू ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन। नाउ so we have the some now by virtue of the article 26 we have the right to open the trust, maintain the property, acquire and own the property and maintain their own religious affair with himself। कोर्ट में हमें जाके उस रिलीजियस अफेयर्स की छोटी छोटी बातों से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपने रिचुअल्स कैसे सेलिब्रेट करेंगे, हम कैसे अपने कस्टम सेलिब्रेट करेंगे, हम कहाँ से किस चीज़ें अरेंज करेंगे, वी कैन बी मैनेज विद इट्स ओन सेल्फ। गेट इट? नाउ द थिंग विच ओनली विद दैट कि जो यहाँ पे इस्टेब्लिश ऑफ द इंस्टीट्यूट की बात है, इंस्टीट्यूशंस की बात है, यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये क्रिएट हुआ कि जो इंस्टीट्यूट्स हैं दैट कैन बी अ प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हैं हम, कि सपोज मैंने एक धर्म के नाम पे एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक ट्रस्ट बनाया और जो पैसे कमा रहा है, आई प्रोवाइड द सर्विसेज, आई प्रोवाइड द सर्विसेज लाइक कि मैं एक कथावाचक हूँ और मैं कथा सुनाता हूँ लोगों के बीच में जाके और अपनी सर्विस के चार्जेस लेता हूँ, सिंपली दैट, कि लोग मुझे बुलाते हैं, मैं भागवत कथा या फिर कोई भी कथा सुनाता हूँ और उसके चार्जेस लेता हूँ एंड पे द टैक्स एंड कम टू होम एंड एंजॉय माई मनी। So court is very clear that if you are going on that type of activity then you have to be approach the article 19 subclause 1 sub, you have to approach that article, जहाँ पे हमने इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट वाला आर्टिकल पढ़ा था, वी हैव द राइट टू डू एनी ट्रेड बिजनेस एंड एक्टिविटी। अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है तो आप इस आर्टिकल में आएंगे, बट अगर आप यू आर गोइंग विद द रिलीजियस एक्टिविटी फॉर अ चैरिटेबल पर्पस तब आप इस आर्टिकल में आएंगे। और फर्क क्या है इन दोनों आर्टिकल्स में? आर्टिकल 26 और 19 इज क्लियर विद दैट द पेमेंट ऑफ टैक्स। आर्टिकल 27, if you are going with the religious activity you are get the privilege that you do not have to be pay the any taxes, but if you are going to article 19 you have to be pay the tax। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट माइंडेड है तो वो आर्टिकल 19 में जाएगा, लेकिन आपका इंस्टीट्यूट आपने बनाया प्रॉफिट भी वो अर्न करना, लेकिन या तो वो सोशल वेलफेयर के लिए प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर वो सिर्फ इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि अपने इंस्टीट्यूट का मेंटेनेंस रख सके। भाई इतना पैसा तो उसे भी चाहिए होगा, चाहे कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट चैरिटेबल भी हमने बनाया या फिर कोई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं बनाया, खाली मैं अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया और मैं कथावाचक हूँ, मैं जगह जगह कथा सुनाता हूँ, तो मैं इतना तो वहाँ से पैसे ले सकता हूँ जिससे मेरा जीवन यापन ठीक से हो सके, अपनी जीविका के लिए जितना अर्जित कर सकता हूँ वो तो मैं ले सकता हूँ, पर इतना नहीं कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ जीने लग जाऊँ। ठीक है, so that thing were which is held in the article 26 and the institute and the any things which are come under the criteria of article 26 they gave the right to, they gave the privilege to, they have no need to be pay any taxes। get it? तो वहाँ पे आपको टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बात। दूसरी बात इसमें छोटी सी ऐड करना कि फी पे करने की रिक्वायरमेंट है। देयर इज अ टू वर्ड, टैक्स एंड फी। थोड़ा सा इस पे आप अपने अटेंशन पे करेंगे
कि टैक्स इन द सेंस कि आप कोई नॉर्मल इनकम जनरेट करते हैं या फिर कोई एसेट्स है तो उस पर जो टैक्स की फॉर्म में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, यू नो रिक्वायर टू बी पेड। बट द फी इज़ लाइक दैट कि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए कोई आपको फ़ी पे करनी है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, तो वो फ़ी आपको जेन्युइनली पे करनी पड़ेगी। क्योंकि टैक्स क्या है, टैक्स चलता है कंटिन्यूसली आपकी एसेट्स पे, हर एनुअली क्वार्टरली आपको टैक्स पे करना पड़ता है। बट फी इन द सेंस कि यू हैव टू पे वन टाइम फी टू गेट द सर्विसेज। अगर आप गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज ले रहे हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई सर्विस ले रहे हैं और उसकी कुछ फ़ी है, then you have to be paid. But there is a form of tax which you have to pay either to quarterly or annually. It's not be required to pay it. Get it? टैक्स फी का कंसेप्ट क्लियर? चलो आर्टिकल राइट टू रिलीजन्स के अंदर हम लास्ट आर्टिकल पे आते हैं, आर्टिकल 28। थोड़ा सा सिंपल है ये आर्टिकल, बस एक बार थोड़ा सा अटेंटिवली सुनना है कि अब हमने आपको राइट दे दिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए। सॉरी, अभी तक हमने रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, और एक दिक्कत ये है कि अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी खोले गए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कई बार क्या देखा गया कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने लगे, अपने रिचुअल्स के बारे में बताने लगे, या फिर कोई बार रिचुअल्स करने लगे, जैसे स्कूलों में कई बार हवन वगैरह होते हैं ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि भाई स्कूल में तो हर रिलीजन का बच्चा पढ़ता है, तो क्या पहली बात तो हम स्कूल में ये चीज़ अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर अलाउ करेंगे तो क्या उस बच्चे को फोर्सफुली बिठा सकते हैं या नहीं बिठा सकते, या फिर उस बच्चे को अटेंड करनी पड़ेगी वो चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़। तो इसमें पहले को आर्टिकल 28 ने 3 टाइप के इंस्टीट्यूट बताए, सॉरी 2 टाइप के, स्टेट फंडेड और नॉट फंडेड, बट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द स्टेट। और एक अलग से इंस्टीट्यूट रहा नॉट एडमिन बाय स्टेट। 3 तरीके के हो गए, ठीक है ना। एक तो हुआ जी भाई स्टेट पैसे दे रहा है, जैसे कि आपके गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, स्टेट के फंड से आ रहे हैं और स्टेट ही उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। भाई जिस चीज़ में स्टेट पैसा लगाएगा तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेट का ही होगा। दूसरे हुए कि भाई स्टेट ने फंड नहीं करे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट ने करे, जैसे कि अगर मैं कोई इंस्टीट्यूट खोलता हूँ, मैं कोई कॉलेज खोलता हूँ, तो पैसा तो मेरा लगेगा अनडाउटेडली, मैंने अपने फंड से खोला है, सेल्फ फाइनेंस होते हैं। लेकिन लाइसेंस मुझे गवर्नमेंट से लेना है, तो मेरे उसमें सिलेबस क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वी हैव टू बी गेट द कंसेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट के पास है, ठीक है। और दूसरा हुआ कि मैंने एक अलग से प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोला, मैं जहाँ पे सिर्फ अपनी रिलीजियस बातें करता हूँ, उसमें मुझे गवर्नमेंट से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। आई जस्ट ओपन अ इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ कोई डिग्री नहीं दे रहा, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, वहाँ मैं बैठा हूँ, अपनी धर्म सभा लगाता हूँ, लोगों से धर्म की बातें करता हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ। दैट इंस्टीट्यूट आर कवर्ड विद द आर्टिकल 26 प्राइमरीली, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई, 3 तरीके के इंस्टीट्यूट हुए। अब जो स्टेट इंस्टीट्यूट है, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है, हियर वी कैन नॉट गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कैसे भी। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होता। जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूलों में होता है ना आजकल, हर छोटे से छोटा क्रिसमस आ रही है तो सेलिब्रेशन सेंटा बनना है, दिवाली आ रही है तो राम बनना है, जन्माष्टमी आ रही है तो कृष्णा बनना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल आर कंप्लीटली केप्ट अवे फ्रॉम दैट टाइप ऑफ थिंग्स एंड दे सेड वी गिव द हॉलीडे, एंजॉय योर फेस्टिवल इन योर होम एज यू वांट, वी आर नॉट गिव दैट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। बट जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, they can give the instructions and even the not administration by ये भी instructions दे सकते हैं। but the article 28 subclause 3 said that they can give the instruction but they cannot force to the anyone। आप हर किसी को फोर्स नहीं कर सकते, neither can be force, even you have to be get the consent whenever you want to take participate of that guy। अगर कोई बच्चा है और उसे आप कोई कृष्णा बनाते हैं, कोई चीज़ ऐसी एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन टाइप कराते हैं, रीजन इंस्ट्रक्शन, देन यू हैव टू बी टेक द कंसेंट फ्रॉम हिम। और अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेके आप करेंगे,
गेट इट? ऐसा नहीं कि अपने आप ही कर दी, ठीक है। तो यही तीन बात आपके आर्टिकल 28 में लिखी है। 28 सब क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कि स्टेट फंडेड कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देगा ही नहीं। उसकी तरफ दूसरा आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 कहता है कि जो स्टेट फंडेड नहीं है लेकिन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 28 सब क्लॉज 3 कहता है कि भाई दे तो सकते हैं लेकिन फोर्स किसी से नहीं कर सकते, दे हैव टू बी टेक द कंसेंट फ्रॉम देम, और अगर वो माइनर है तो उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेके तब वो इंस्ट्रक्शन को पार्टिसिपेट कर सकता है। गेट इट? तो इस तरीके से हमने आर्टिकल 25 में सबसे पहले ये जाना कि वी हैव द राइट टू गेट द रिलीजन, हमको अपना रिलीजन चूज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, इनेक्ट कर सकते हैं। 26 में हमने ये जाना है कि हम अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, उसके प्रमोशन रिलेटेड कोई भी हम वर्क कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, कंप्लीट वेल स्टेब्लिश चैरिटेबल ट्रस्ट बना सकते हैं। 27 में हमें टैक्स से छूट मिली, और 28 में बस थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ये क्लियर करा कि भाई अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना रहे हो तो अपने धर्म को किसी पे थोपना नहीं है, शिक्षा के मंदिर में धर्म का ज्ञान नहीं फेंकना। हाँ, वहाँ आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर ले, क्योंकि आपने वो इंस्टीट्यूट खोला है, आप कहीं ना कहीं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी रखते हैं, तो इंस्टीट्यूट के खोलने के ओपनिंग समारोह में भी आप कोई हवन करेंगे, कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करेंगे, यू कैन बी डू इट बट यू कैन नॉट फोर्स टू द एनीवन। गेट इट? ये बातें आपकी इस तरीके से आर्टिकल 28 और 26 टू 28 में रही। इसी बीच एक क्वेश्चन आता है, एक केस आया था एनसीईआरटी रिलेटेड, आई फॉरगेट द नेम ऑफ इट, लेट मी सर्च इट इफ आई फाइंड। I will be give you to it right now, just like the NCERT case. So NCERT की बुक्स में अब क्वेश्चन आया कि कई बार आपने देखा होगा, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि हर रिलीजन की उसमें कई बार चैप्टर होते हैं, 4th 5th 6th में आते हैं, आई थिंक मेरे टाइम पे 5th में थे, 5th या 6th में। तो हर रिलीजन की ना अच्छी अच्छी बातें उसमें, रिलीजन्स की जो एक वो टीचिंग होती है ना, वो बताई जाती है कि इस्लाम में ये बताया गया है, हिंदुज़म में ये बताया गया है, बाइबल इज़ अबाउट द स्पिरिट ऑफ द लव, हिंदुज़म इज़ अबाउट टू बी केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, केयर ऑफ द एंड डूइंग द हेल्प ऑफ द एवरी नीडी पर्सन, इस्लाम इज़ अबाउट योर द होनेस्टी एंड द योर कैरेक्टर्स। तो हर रिलीजन की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सिखाई भी जाती हैं आज भी। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया कि क्या ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। तो एनसीईआरटी केस में कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इट्स आर द रिलीजियस टीचिंग। कि धर्म की अच्छी बातें हम बता सकते हैं लेकिन वो धर्म कैसे अपनाया जाएगा, उसकी वर्शिप्स कैसे होएगी, किसको पूजा जाता है, रिचुअल्स क्या हैं, दैट कैन नॉट बी टीच। तो वो टीचिंग प्रोसेस जो होगा कि उसकी क्या रिचुअल्स हैं, क्या कस्टम्स हैं, वो तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में आएगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम उसकी कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, दैट कैन बी डू इट इन अ स्कूल एंड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और इट्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर अ टाइम। रीजन बीइंग कि जब हम इतनी मल्टी रिलीजन कंट्री में रह रहे हैं तो हमें हर रिलीजन की एटलीस्ट अवेयरनेस तो हो, रिक्वायर पार्ट ऑफ द एजुकेशन है। गेट इट और नॉट? हमें हर रिलीजन की बेसिक थिंग्स, बेसिक फंडाज हमारे माइंड में क्लियर हों। और ये जो एजुकेशन है, ये जो रिलीजियस एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, दैट मेक अ फीलिंग ऑफ फैटर्निटी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव फैटर्निटी को प्रमोट करना है। इससे तो हम एकता और भाईचारा बढ़ा रहे हैं। हम रिचुअल्स नहीं सिखा रहे किसी को, हम किसी पे फोर्स नहीं कर रहे वो धर्म अपनाए या ये चीज़ें अपनाए। हम खाली जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि ये इतने टाइप ऑफ रिलीजन्स आर अवेलेबल इन योर सोसाइटी एंड यू कैन बी लर्न अबाउट द व्हाट्स द बेस्ट थिंग एंड व्हाट द टीचिंग ऑफ दीज रिलीजन्स। ठीक है? सो यहाँ हमारा आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन हैज़ बीन डन। एनी डाउट अबाउट इट, एनीथिंग? ओके, चलो। नाउ वी कम विद द राइट ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। देखो, हमने इक्वलिटी देखी, संविधान ने एकता का अधिकार दिया, फ्रीडम का अधिकार दिया, एजुकेशन दी हमें, उसके बाद उसने हमें क्या कहते हैं, रिलीजन के लिए धर्म निरपेक्षता का अधिकार दिया। अब वो कह रहा है कि धर्म से अलग है कल्चर।
कई बार क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि सर राइट टू रिलीजन तो है, रिलीजन और कल्चर में बहुत फर्क है। कल्चर इज समहाउ रिलेटेड टू योर ज्योग्राफी। रिलीजियस एक्टिविटी करना और कल्चरल एक्टिविटी में काफ़ी चीज़ डिफरेंट है। जैसे कि आई टेल अबाउट द हिंदुज़्म, हम भी हिंदू हैं, महाराष्ट्र में जो लोग मराठा रह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, उनमें और हमारे कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। उनकी क्या कहते हैं आइडियोलॉजी और थॉट प्रोसेस हमसे अलग है, उनकी लैंग्वेज हमसे अलग है, उनका पहनावा हमसे अलग है, उनकी पूजा पद्धति हमसे अलग है, उनके वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमसे अलग हैं। तो दैट्स मेक अ डिफरेंट बिटवीन द कल्चर। और कल्चर के एस्पेक्ट्स पे तो अगर हम बात करें स्पेशली इन लैंग्वेज एस्पेक्ट, तो हर इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और दे हैव द ओन क्राइटेरिया, ओन परफॉर्मेंस टू डूइंग ऑल दैट थिंग। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि, और देखो रिच हेरिटेज भी है इंडिया, इसमें कभी ऐसे फील नहीं करता कि यार बहुत सारे कल्चर हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, कैसे मॉनिटर होगा, कैसे कंट्रोल होगा। नो, इंडिया सेड दैट वी आर वेरी रिच इन अवर हेरिटेज, वी आर वेरी रिच इन द कल्चरल्स एंड लैंग्वेजेस। और लैंग्वेज भी हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज नहीं है, विद ग्रामर है। ऐसे नहीं कि हल्की थोड़ी बहुत चेंज हो रहा है लैंग्वेज में, या फिर कोई सिर पैर ही नहीं है उस लैंग्वेज के। विद ग्रामेटिकल इन्फॉर्मेशन के साथ हमारे यहाँ हर लैंग्वेज डिस्क्राइब्ड है। उनके अपनी लिटरेचर है हर लैंग्वेज की, अपने अपने पोइट्स हैं, बड़े बड़े पोइट्स हैं, एपिक्स लिखे हुए हैं उन लैंग्वेजेस में, उनकी अपनी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो ऑन दैट वे आर्टिकल 29 to 30 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स इंश्योर द राइट टू मेंटेन देयर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। थोड़ा सा इसमें हमें डिफरेंस करते हुए चलना है, बड़े ध्यान समझना कि जो पहला राइट है आर्टिकल 29, उसकी मार्जिनल हेडिंग कहती है कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज करा है माइनॉरिटीज, बट द मेन सेक्शन इज सिंपली सेज दैट द एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में रहने वाला कोई भी वर्ग, और एनी पार्ट देयर ऑफ इन अ डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, जिसकी अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है ऑफ इट्स ओन, सेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है जिसकी अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, वह अपने राइट को कंजर्व कर सकता है, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, कि भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी है कि मेरे परिवार के अलावा कोई जानता नहीं है, वो भी उसको कंजर्व कर सकता है। Here is not talk about the religion, here is talk about the language, script, culture. Get it? यहाँ पे हमने माइनॉरिटीज़ का सिर्फ मार्जिनल हेडिंग में था, मेन हेडिंग में नहीं था। तो हमारी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से रहेगी कि मेन हेडिंग को हम गिव द मोर प्रेफरेंस, एंड वी सेड दैट द आर्टिकल 29 राइट इज अवेलेबल टू द एवरीवन, बोथ मेजॉरिटी पे भी है और माइनॉरिटी पे भी ये राइट है। भाई कल्चर सिर्फ माइनॉरिटी का तो नहीं है, मेजॉरिटी का भी तो कल्चर है। हम ये थोड़ी ना कह सकते क्योंकि आप मेजॉरिटी में हो तो अपना राइट, अपना कल्चर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। हम मेजॉरिटी में भी अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। गेट इट? नाउ वी कम टू द आर्टिकल 30। अब क्या हुआ, आर्टिकल 29 में आपको ये बात तो बता दी गई कि आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू प्रोटेक्ट दैट कल्चर। तो आर्टिकल 30 में एक वे बताया गया, तुम ओपन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब ये बात क्यों बताई गई? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आर वेरी फोन फॉर द एजुकेशन। उनका मानना ये था कि अगर समाज में कुछ बदल सकता है तो वो शिक्षा ही है, शिक्षा ही हर समस्या का हल है। तो उन्होंने कहा कि अगर हर समाज जो अलग अलग कल्चर से रिलेटेड है, अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड है, उस समाज के वर्ग पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर लेगा, क्योंकि पढ़ाई से वो ताकतवर बन जाएगा, और ताकतवर व्यक्ति अपने एरिया और अपने कल्चर को कंजर्व कर सकता है। गेट इट? तो उन्होंने स्पेशल राइट दिया कि यू हैव द कंप्लीट राइट टू ओपन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आर्टिकल 30 गिव द राइट टू द इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट का जो आर्टिकल 30 में राइट मिला, ये माइनॉरिटीज को मिला, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मार्जिनल हेडिंग में भी माइनॉरिटीज वर्ड यूज है और मेन कोर्स सेक्शन में भी माइनॉरिटीज वर्ड यूज है। इसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी वाले जो पोर्शंस है वो ओपन नहीं कर सकते, दे कैन आल्सो बी ओपन देयर इंस्टीट्यूट, बट द गवर्नमेंट गिव्स सम ऑफ द एक्स्ट्रा वेटेज, एक्स्ट्रा प्रिविलेज एंड एक्स्ट्रा प्रेफरेंस टू द माइनॉरिटीज।
गेट इट। अब क्या वो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस होगी, ये चीज़ समझना। ओपनिंग में नहीं होगी, जैसे कि अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का बंदा आता है, भाई मुझे कॉलेज खोलना है, और मेजॉरिटी का आता है, तो जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने के, जो एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं, वो दोनों को ही फुलफिल करने पड़ेंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? वो दोनों को ही फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी ने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, दे कैन गिव द प्रेफरेंस इन एडमिशन टू देयर कम्युनिटी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एस्टेब्लिश और एडमिनिस्ट्रेशन, दो बातें लिखी गई हैं यहाँ पे। आर्टिकल 30 कहता है कि आपको मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाऊंगा भी, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना, जिस तरीके से आप उसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हो उस तरीके से आप उसे एडमिनिस्ट्रेट भी कर लोगे। लेकिन मेजॉरिटी के पास जो राइट है वो सिर्फ एस्टेब्लिश का है, एडमिनिस्टर गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टस से होगा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट कहेगी कि भाई इक्वालिटी लगानी है, जैसे लोग आएंगे उस सबको एडमिशन देना है, कोई भेदभाव नहीं करना। लेकिन माइनॉरिटी पे एक स्पेशल राइट है कि वो एडमिनिस्टर अपने हिसाब से कर सकता है। यहाँ तक अभी बात इतनी समझना, वो अपने हिसाब से कर सकता है, वो अपनी कम्युनिटी को स्पेशल राइट दे सकता है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, दैट आर स्पेशली मेड फॉर देयर द मोहम्मदन रिलीजन एंड मोहम्मदन कल्चर। तो वो अपने कल्चर वाले लोगों को स्पेशल राइट देते हैं, स्पेशल रिजर्वेशन देते हैं। गेट इट? तो अब एक बार इतनी सब चीज़ों के बाद एक बार हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 30 सेज ऑल माइनॉरिटीज वेदर द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। दो माइनॉरिटीज इसने कही है, लैंग्वेज बेस पे और रिलीजन बेस पे। चीज़ें थोड़ी सी समझेंगे, लैंग्वेज बेस और रिलीजन बेस। अब आप बोलेंगे जी रिलीजन बेस तो 26 में भी अवेलेबल है। 26 में जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं दैट आर रिलेटेड टू द रिलीजन, नॉट फॉर द एजुकेशन। यहाँ पे जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात हो रही है वो कंप्लीट कोर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे डिग्रीज प्रोवाइड करी जाती हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, जो कि अदर गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं। एक बात। दूसरी बात हुई यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की। भाई माइनॉरिटी जो है, जो बैकवर्ड क्लास है, वो लैंग्वेज बेस पे भी है और रीजन बेस पे भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज बेस पे जो बैकवर्ड है उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और स्कूल ओपन हो सकते हैं। जो रीजन बेस्ड पे जो बैकवर्ड है उसके लिए हम कॉलेज और इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 गिव द राइट टू ओपन द इंस्टीट्यूट और एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द लैंग्वेज और रीजन बेस्ड। Clause 2 is provide that in matter of giving aid, the state shall not discrimination against the minority managed institute। जो सरकार सहायता प्रोवाइड करती है, ग्रांट आती है जो सरकार की तरफ से, उसके बेस पे सरकार कभी भी माइनॉरिटी मैनेज इंस्टीट्यूट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। सिंपल सी एक बात हुई। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा हमें इसमें आगे बढ़ना। मैंने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो एडमिशन्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक। AMU और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी जो बड़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी, सरकार से एड मिलता है, उनको ग्रांट्स मिलती है, अच्छी स्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है, लोग वहाँ ड्रीम करते हैं एडमिशन लेना, और वो कह दें कि भाई हम तो सिर्फ मोमडन्स बच्चे लेंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कि सब सारे ही मोमडन्स तो नहीं ले सकते, कुछ तो क्राइटेरिया रखो। तो वहाँ पे एक केस आया हमारे पास, TM में पाई फाउंडेशन केस था, TM में पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। और इसी लाइन में एक और केस आया, PA इनामदार, PAINM, आई विल प्रोवाइड टू द लिस्ट, यू जस्ट हियर अबाउट इट नाउ। PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे कोर्ट ने बड़ा क्लियर करा कि जो रिजर्वेशन होगा वो कंडीशन बेस्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100% रिजर्वेशन कर देंगे, आपको कुछ परसेंट क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रिजर्व ओनली द 50% सीट्स फॉर देयर योर ओन कम्युनिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज 50%, जो बाकी का 50% बचेगा वो जो उनका क्राइटेरिया होगा, UGC गाइडलाइन होगी या गवर्नमेंट गाइडलाइन होगी, उस बेसिस पे आप लेंगे। जैसे कि किसी IIT कोई अगर BTech कराते हैं तो AIEEE JEE का जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू जो बच्चे आ रहे हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, नीट के थ्रू कोई MBBS का एग्ज़ाम है वो आ रहे हैं, CET के थ्रू आ रहे हैं। 50% सीट्स आप रिजर्व कर सकते हो, बाकी के जो 50% है उसमें फिर अलग से कोटा, SC ST का, OBC का कोटा लगना, एजुकेशन कोई एग्ज़ाम है उसका कोटा लगना, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। गेट इट?
तो by virtue of article 2930 you can open an institute. You can first of all you can conserve your culture and script and languages, and for that you can open an educational institute. Educational institute का आपके पास completely right है minorities को, not with the majority. Majority also have a right, but they can be open it. Now we have the two things. We now again the question of the profit making start, कि भाई क्या ये प्रॉफिट कमा सकते हैं इंस्टीट्यूट्स। आपने अगर आर्टिकल 30 के क्राइटेरिया में इंस्टीट्यूट खोला, अपनी कम्युनिटी के लिए खोला, उसमें रिजर्वेशन दे दिया, तो क्या प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट बन सकते हैं? तो यहाँ पे कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर करा कि भाई आप प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट नहीं बन सकते। यहाँ पे केस था एक सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर करा कि भाई प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट आप बिल्कुल नहीं बनेंगे। यू जस्ट गेट द प्रॉफिट ओनली रिक्वायर्ड टू मेंटेन योर इंस्टीट्यूट। उतनी कमाई ज़रूर करेंगे जिससे आपकी इंस्टीट्यूट का खर्चा चल सके, लोगों की सैलरी आ सके। आप ये कहें कि अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फीस कर देंगे, बहुत ज़्यादा आप चीज़ें पे आउट करने लगेंगे, दैट विल नॉट बी अलाउ। और ये स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगा कि वो आप कैसे कमाएंगे पैसे, वो आपका हेडेक है। आपका मर्जी हो तो इस 100% के 100% बच्चों पे इक्वल फीस रख दो, या फिर जो रिजर्वेशन से आ रहे हैं उन पे कम फीस, जनरल वालों पे थोड़ी ज़्यादा फीस, दूसरे पे किसी और पे थोड़ी ज़्यादा फीस, उस तरीके से आप क्राइटेरिया रख सकते हो। लोगों को अच्छा लगेगा तो एडमिशन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। गेट इट? तो दैट थिंग आर हेल्ड विद द सेंट स्टीफन कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और एक और केस था इसी में सेंट स्टीफन के साथ ही उन्नी कृष्णा, ये काफ़ी आता है, उन्नी कृष्णा वर्सेस आंध्र प्रदेश। सेम थिंग वाज हेल्ड विद द दैट टाइप विद दिस केस 50% reservation can be done only. Okay, here we complete our the all fundamental rights except the right to remedy. Right to equality we have done, right to freedom we have done, right to education we have done, right against exploitation we have done, right to religion we have done, and right to cultural and educational right we have done. Any doubt with the any fundamental right with anyone? चलो आगे चलें फिर हम। चलो दो चीज़ें और रहती हैं। एक तो आर्टिकल 32 इज़ अबाउट द सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट। यू जस्ट रीड अबाउट इट कि भाई आर्टिकल 32 है, फंडामेंटल राइट का सेफ गार्ड है, और इसमें हमें रिट के प्रोविजंस हैं, रिट इशू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। बेस्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 32 इज़ दैट कि इंडिया में जो कंप्लीट हायरार्की ऑफ द जुडिशरी हमने बनाई, उस हायरार्की ऑफ जुडिशरी में एपेक्स और द above one court is the Supreme Court, and it gives the right to the Indian citizen. We can directly approach to the Supreme Court in a case of fundamental right, and be clear with that, in a case of only fundamental right के लिए ही हम writ issue करवा सकते हैं, और किसी पर्पस के लिए हम आर्टिकल 32 अप्रोच नहीं कर सकते। गेट इट? इसके बाद 3 आर्टिकल और आते हैं हमारे पास, आर्टिकल 33, 34 एंड 35। सिंपल इज दैट। 33 इज अबाउट द मार्शल लॉ, 34 इज अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजंस, एंड द 35 इज द स्टेट लेजिस्लेचर्स। 33 सिंपली सेड दैट कि जो अब तक हमने फंडामेंटल राइट पढ़े वो मिलिट्री पर्पस पे नहीं यूज़ होंगे। Government and the statutes will be defined the how much right will be, in what extent will be enforced for the militants. मिलिट्री पे कितने वो राइट इन्फोर्स होंगे वो खुद डिफाइन करेंगे, कि जो मिलिट्री वाले जो लोग हैं वो अपनी डिप्लॉयमेंट ऑफ द जॉब और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से वो राइट को एंजॉय करेंगे। गेट इट? और जब कभी मिलिटेंट्स, आर्टिकल 34 इज सेड दैट कि जब कभी मिलिट्री रूल लग रहा हो, या फिर कोई मिलिटेंट्स या फिर कोई आर्म्ड फोर्सेस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए कोई राइट इन्फ्रिंज करते हैं या फिर कोई भी एक्ट करते हैं, दैट इज कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द आर्टिकल 32। आप उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते अगर वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करने के लिए वो काम कर रहे हैं। सुपरिजन का कोई ऑर्डर है, कोई कमांड है उस सुपीरियर ऑफिसर्स की, देन डूइंग सम टाइप ऑफ एक्ट विच इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट टू एनीवन, देन यू कैन नॉट बी अप्रोच टू द कोर्ट। एंड आर्टिकल 35 इज somehow the clear with that कि स्टेट हैव नॉट द राइट टू मेक एनी लॉ रिगार्डिंग विद द मार्शल लॉ।
स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कोई लॉ नहीं बना सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होगी, वो इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वही लॉ मेकिंग करेंगे आर्म्ड फोर्सेस रिलेटेड। ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट की इम्यूनिटी का रिगार्ड हो या प्रिविलेजेस हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज विद द मार्शल लॉ। ठीक है, जस्ट मेमोराइज द सेक्शंस 33, 34 एंड 35, मार्शल लॉ, emergency situation and state legislature restrictions. 32 give the safeguard to the fundamental right, it's the one of the great right which provide to the enforcement of the whole right, और 32 की वजह से ही हम सुप्रीम कोर्ट को सेफगार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ठीक है, और वन थिंग विद क्लियर दैट द आर्टिकल 32 ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक फॉर द फंडामेंटल राइट ओनली, किसी और केसेस में यूज नहीं हो सकता। वहीं अगर हम आर्टिकल 32 का भाई 22, 26 की अगर हम बात करें जो हाई कोर्ट के लिए है कि हाई कोर्ट में भी हम फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू करवा सकते हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट और एनी अदर केस है, किसी और मैटर के लिए भी रिट इशू हाई कोर्ट कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट इशू कर सकता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ज़्यादा है इन अ केस ऑफ रिट और सुप्रीम कोर्ट की कम है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा सिर्फ 32 आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के लिए, पार्ट 3 के लिए, जबकि 226 हाई कोर्ट रिट कैन इशू ओनली फॉर मे बी फॉर द फंडामेंटल राइट और ओनली और मे बी फॉर द एनी अदर केसेस। डन? Here we done our the all fundamental rights, and last we done the safeguard of fundamental right. Now the question is there that fundamental right can be suspended. Answer is yes, it can be in emergency provisions, in any type of emergency conditions that can be suspended. तो थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 तो सस्पेंड नहीं हो सकते। एक बात हमने क्लियर कर दी, ठीक है, तो आर्टिकल 20 और 21 को तो रख दिया अलग उठा के, ये तो भैया सस्पेंड नहीं होते, बाकी सब हो जाते हैं। बाकी सब में आर्टिकल 358 के साथ एक छोटी सी बात है कि जो 358 है ना, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा नेशनल इमरजेंसी के केस में जब वॉर हो, वॉर टाइप सिचुएशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से अगर हम पे आक्रमण हो तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंटरनल एग्रेशन हो रहा है, कोई रिबेल हो रहा है, कोई गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। वर्ड ऑटोमेटिकली मीन्स द गवर्नमेंट हैव टू बी गिव सम स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज टू सस्पेंड दिस आर्टिकल। गवर्नमेंट को कोई पर्टिकुलर लेआउट निकालना पड़ेगा, डिक्लेरेशन निकालनी पड़ेगी, तब सस्पेंड होगा। लेकिन अगर बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो 19 सस्पेंड हो जाएगा। बाकी सारे राइट है वो सब ऑटोमेटिकली सस्पेंड होंगे। बाहर से आक्रमण हुआ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, इनसाइड कोई रिबेल हुआ, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट फॉर द नेशन सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। 19 के लिए इंटरनल एग्रेशन के लिए हमें स्पेसिफिक लेआउट निकालना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। क्लियर विद दैट? और 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। गेट इट? कोई प्रॉब्लम? फंडामेंटल राइट का यहाँ कंसेप्ट क्लियर हुआ। आप सभी को एक डीप स्टडी इसकी करनी है, केस लिस्ट फॉर्म करनी है, पॉइंटर्स बनानी है, एंड बी रेडी फॉर द ऑब्जेक्टिव थिंग्स। आपको हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करनी है। और लास्ट थिंग इज अबाउट यू हैव टू बी रीड द बेयर एक्ट थरली। बेयर एक्ट जरूर पढ़ना है, एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स। आर्टिकल 1 से लेके 52 तक आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 पेजेस होंगे। ध्यान से थरली पढ़ने हैं। हर लॉ का सोर्स फंडामेंटल राइट्स में है। सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडास इज अबाउट द फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलो एक छोटा सा टॉपिक और रहता है, अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दी, डी और आना था, अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सारे फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े, हमने ये देखा है कि ये सस्पेंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब में क्वेश्चन क्रिएट हुआ, क्या ये अमेंड हो सकते हैं? ये बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन हमारे साथ हमेशा से ही रहा कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड और नॉट। इफ यस, देन द गवर्नमेंट हैव द पावर टू व्हाट एक्सटेंट
कितने एक्सटेंट तक गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, और जो गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है तो सिक्योरिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट कहाँ रह गई फिर? सेफगार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट विच आर वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट, दैट हाउ विल बी सर्वाइव? तो हमने दो तीन चीज़ देखते हैं कि अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है दैट आर राइट इन द आर्टिकल 368, और फंडामेंटल जो है आपके पार्ट 3 में बात करी गई है, और पार्ट 3 में एक आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को, 12 और 13 कलेक्टिवली पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को। स्टेट क्या है? स्टेट है जी पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर अथॉरिटी विच आर गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्रू काम करती है वो स्टेट है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 ये कहता है कि स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ, प्रोविजन, ऑर्डिनेंस, रूल एंड रेगुलेशन विच टेक अवे द फंडामेंटल राइट। ठीक है, ना केवल आर्टिकल 13 ये कहता है, आर्टिकल 13 तो ये भी कहता है कि अगर इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी कोई ऐसा अगर लॉ बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेव करता है, दैट विल बी आल्सो डिक्लेयर एज अ वॉइड। आर्टिकल 13 ने ये बात कह दी। वहीं आर्टिकल 368 इज सेज दैट द बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है। दैट आर स्पेसिफिक, क्या चीज? मैं समझा नहीं, कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट के द्वारा बताऊं मैं? अच्छा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं करा, आई जस्ट टॉक अबाउट दैट कि अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, वो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। ठीक है जी। और फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। पार्ट 3 के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 और 13। 12 तो बताता है कि स्टेट क्या है। स्टेट है आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो सब कुछ स्टेट है। गेट इट? और आर्टिकल 13 कहता है कि स्टेट ऐसा कोई लॉ, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे या फिर टेक अवे करे। क्या क्या चीज? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में पहले भी कट कट के ही आ रही है सर। एक मिनट, लेट मी चेक। अब आ रही है आवाज आपको क्लियर? अब आ रही है मैम आवाज आपको क्लियर? आ रही है सर, बीच बीच में कट कट के आ रही है सर। बीच बीच में कट कट के आ रही है। अब चेक करना आप, अब आ रही है? आई थिंक अब आ रही होगी। ठीक। सर आप जो बोल रहे हो वैसे तो सुन रहा हूं अब मैं बस अभी तक मैंने ये बताया कि अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अमेंडमेंट की जो बात है वो आर्टिकल 368 में लिखी हुई है, और फंडामेंटल राइट आपके पार्ट 3 में है। ठीक है। पार्ट 3 के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 12 और 13। आर्टिकल 12 इज अबाउट द स्टेट। स्टेट हैव द 3 थिंग्स इंक्लूड पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और एनी अदर अथॉरिटी विच कम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट आर द पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है। जो भी लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसे हम स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल तरीके में ये है। ठीक है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि स्टेट जो कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वो कोई भी ऐसा लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन नहीं बना सकती जो कि फंडामेंटल राइट को टेक अवे करे, इन्फ्रिंज करे। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। ठीक है, यहां तक ये बातें क्लियर हुई। वहीं 368 क्या कह रहा है? 368 कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी 2 स्टेटमेंट होगी भाई। जहां 13 कह रहा है कि नहीं कर सकते, वहां पर 368 कह रहा है कर सकते हैं। तो इसके बीच में एक बड़ी लॉन्ग टसल चली इंडिया के अंदर, जहां पे सबसे पहला केस शंकरी प्रसाद केस रहा। शंकरी प्रसाद केस में
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द भाई पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को कतई भी अमेंड नहीं कर सकती। फिर लास्ट में हमारा लैंडमार्क केस केशवानंदा भारती केस आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। Here the court give the concept of the basic structure. Court is clear with that कि पार्लियामेंट एब्सोल्युटली कैन अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कोर्ट की थ्योरी क्या थी? कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक ही अथॉरिटी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। गेट इट और नॉट? और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी? इलेक्टेड लोग थे और कुछ सेलेक्टेड लोग थे। कुछ तो वो लोग थे जो इलेक्ट होके असेंबली में आए थे और कुछ लोग थे जो सेलेक्ट करे गए थे। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अब भंग हो चुकी है, अब तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो नहीं सकता। लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक असेंबली बनाई जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं आज के। तो कोर्ट सेज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली can play the role, parliament assembly can play the role of the constituent assembly if they have the same ideology which the constituent assembly have। अगर जो constituent assembly के पास आइडियोलॉजी थी वही आइडियोलॉजी हमारी करंट पार्लियामेंट के पास हो, पार्लियामेंट्री असेंबलीज के पास हो, पार्लियामेंट्री मेंबर्स के पास हो, then there is a no difference between the constituent assembly and the parliament assembly, is it or not? तो कौन सी वो आइडियोलॉजी थी? देन कोर्ट अगेन क्लियर विद द वन स्टेप फॉरवर्ड विद दैट कि द आइडियोलॉजी इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट सेज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स आर गिव द कंसेप्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ द आर्टिकल 368। इफ दे गिव दैट कंसेप्ट दे आर समहाउ अवेयर अबाउट दैट द वी ऑलवेज बी इन फ्यूचर गेट द रिक्वायरमेंट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्हें पता था कि संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ेगी और लॉ तो वैसे ही इवोल्यूशनरी सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, चेंज होता रहता है, सोसाइटी की डिमांड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। अब पर चेंज करते वक्त जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो फ्रेमर्स की आइडियोलॉजी, वही आप रखना। दैट आइडियोलॉजी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड केशवानंदा भारती केस इन द जस्टिस सीकरी, चीफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीकरी हैज क्लियर विद दैट we can amend the any part of the constitution but we should not be infringe the basic structure. Basic structure is the thought process, is the ideology of India, is the inner soul of the constitution, is the demand of the framers of the constitution। जो संविधान के निर्माताओं की जो थॉट थी, उनकी आइडियोलॉजी थी, जो संविधान की मूल आत्मा है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड व्हाट दैट आत्मा, व्हाट दैट स्ट्रक्चर, व्हाट दैट सोल, इट्स सोल इज अबाउट द socialism, it's all about the democracy, it's all about the sovereignty, it's all about the republicness, it's all about the fraternity of India, it's all about the unity and integrity of the nation। It's all completely deal with the how the constitution is work with the Indians। जो इंडियंस की आइडियोलॉजी होगी, जो थॉट प्रोसेस होगा, वही मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का थॉट प्रोसेस होगा। एंड दैट थॉट प्रोसेस इज डिमांड द डेमोक्रेसी, डिमांड द इक्वलिटी, डिमांड द नेचुरल जस्टिस, नन आर्बिट्रेरीनेस। सो कोर्ट अगेन नेवर वी गिव द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। कोर्ट ने इसकी कोई रिजिड फॉर्म नहीं बताई। कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इनर कंसाइंस है, ये आपको फील ही कर सकते हैं, ये हम जान नहीं सकते इसे हम। और जब आप वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ वो फीलिंग क्रिएट करने लगे, वो टेलीपैथी दोनों के बीच में आ जाए, देन यू कैन अमेंड द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप नया संविधान बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रख लेना बस। आइडियोलॉजी इज अबाउट द सोशल वेलफेयर, थॉट प्रोसेस इज अबाउट द सोशल डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनेस, सोशल इज अबाउट द यूनिटी ऑफ नेशन, फैटर्निटी ऑफ द नेशन। So that is the concept of the amendmentability of the fundamental right,
Fundamental right also come under the amendment provisions of the Article 368, but the capping is about the basic structure. You cannot amend the basic structure of the Constitution. Get it? So here we complete the every aspect of the fundamental right. We learn the preamble, we learn the fundamental rights, we learn the suspension round, we learn the remedies and safeguard of fundamental right, and in last we cover the amendability of the fundamental rights. चलो, किसी कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? चलो फिर आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. थैंक यू एवरीवन. ओके.